गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप लोगों के सामने कक्षा 9 का व्याकरण का चौथा चैप्टर वाक्य भेद लेकर के वाक्य भेद का दूसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में आपने वाक्य का परिभाषा तथा वाक्य के प्रॉपर्टी यानी कि वाक्य के गुण आपने देखा था। फिर वाक्य के भाग पार्ट ऑफ सेंटेंस आपने पढ़ा था कि वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, इसका भी हमने पहले भाग में जिक्र कर दिया था कि जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो उद्देश्य पता करने के लिए किसी भी सेंटेंस से हमें उद्देश्य पता करना है तो कौन या किसको का प्रश्न करिए, उस सेंटेंस से कौन या किसको का प्रश्न करेंगे। यानी कि अंग्रेजी में भी अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है, वहाँ भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, यहाँ पे उद्देश्य विधेय होता है। अंग्रेजी में क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट पता करने के लिए whom या whose का प्रश्न करते हैं। यहाँ पर भी कौन या किसको का प्रश्न करते हैं। तो कौन या किसको का जब प्रश्न करते हैं तो जो हमें उत्तर मिलता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तथा उद्देश्य जब मिलता है तो शेष सेंटेंस में जो कुछ भी है वो विधेय ही। इतना कल हम लोग पहले वीडियो में देखे थे। वाक्य किसे कहते हैं वो भी देखे थे कि सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य के प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी हमने बताया था कल आपको कि उसमें सार्थकता होना चाहिए, निकटता होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, आकांक्षा होना चाहिए, पदक्रम होना चाहिए तथा अन्वय होना चाहिए। अन्वय का मतलब कि अगर कर्ता या कर्ता यानी कि क्रिया का रूप जिस हिसाब से है कर्ता और कर्म भी उसी हिसाब से होना चाहिए, या कर्ता या कर्म का लिंग वचन जो भी हो उसी हिसाब से क्रिया का भी रूप निर्धारण होना चाहिए। वह अन्वय कहलाता है, संगति कहलाता है, मेल कहलाता है। अब हम आज चर्चा करेंगे आप लोगों के सामने वाक्य भेद। वाक्य भेद 3 आधारों पर किया जाता है। वाक्य भेद 3 आधारों पर किया जाता है। पहला आधार होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। दूसरा होता है रचना के आधार पर। और तीसरा भेद होता है वाच्य के आधार पर। वाच्य के आधार पर। ये 3 आधारों पर वाक्य का भेद किया जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और वाच्य के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर पहला भेद होता है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, और 8वां है विस्मय वाचक। ये 8 भेद होते हैं वाक्य के अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं
सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मिश्र ये आपके तीन भेद होते हैं रचना के आधार पर, और वाच्य के आधार पर भी तीन भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये आपके वाक्य के भेद होते हैं। तो लेकिन आपको अभी क्लास 9 में सिर्फ अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ना है, रचना के आधार पर और वाक्य के आधार पर आपको क्लास 9 में नहीं पढ़ना है, बल्कि क्लास 10 में पढ़ना है। ये आपके क्लास 10 का सिलेबस है, अगले साल इसको पढ़ाया जाएगा। तो इस साल आपको यही पढ़ना है, क्या? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपके सिलेबस में है। अब यहां पर भी आपको बहुत ज्यादा प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछता है। कभी कभी पूछ देगा कि उद्देश्य किसे कहते हैं या विधेय किसे कहते हैं, या प्रस्तुत वाक्य में उद्देश्य बताइए या विधेय बताइए। यानी कि मैक्सिमम टाइम्स आपसे यही पूछता है कि दिए गए वाक्य को अर्थ के आधार पर भेद बताइए, या दिए गए वाक्य को संकेतानुसार, निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। मैक्सिमम दो प्रकार से पूछता है कि दिए गए वाक्य का अर्थ के आधार पर भेद बताइए, या फिर दिए गए वाक्य को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। कभी कभार पूछ देता है वाक्य की परिभाषा, वाक्य किसे कहते हैं, या वाक्य का उद्देश्य, विधेय क्या होता है, प्रस्तुत वाक्य में उद्देश्य छाटिए या विधेय छाटिए इत्यादि। बहुत कम समय में पूछता है। ज्यादातर आपको यही पूछता है कि विधानवाचक दिए गए वाक्य को अर्थ के आधार पर भेद बताइए। अब पहला भेद है विधानवाचक। विधानवाचक या साधारण वाक्य भी इसको बोलते हैं। विधानवाचक या साधारण वाक्य भी इसको बोलते हैं। तो जिस वाक्य से कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है, जिस वाक्य में कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी इस प्रकार की बातों को, कही गई बातों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे वह सत्य हो या असत्य। उसका अब विरोध नहीं हो सकता, उसमें प्रश्न नहीं हो सकता, उसका विरोध यानी निषेध नहीं हो सकता, उसमें हम अपनी इच्छा अनुमति नहीं दे सकते। उसको जैसा ही हमने बताया वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए इसे सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। विधानवाचक या सकारात्मक या साधारण वाक्य। कभी कभी पूछ देता है कि सकारात्मक वाक्य बताइए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर तो विधानवाचक ही बताए थे, सकारात्मक तो बताया ही नहीं। सकारात्मक कौन सा वाक्य होता है? तो इसीलिए जान लीजिए कि सकारात्मक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है और वक्ता द्वारा या लेखक द्वारा जो बता दिया गया, जो कह दिया गया, वह सत्य है। अब चाहे वो सत्य हो या ना हो, लेकिन उसे हमें सत्य स्वीकार करना है। उसमें अब नकारात्मक भाव हमें नहीं लाना है, उसमें नकारात्मक भाव नहीं लाना है, उसको अब ज्यों का त्यों स्वीकार करना है। जैसे प्रभात प्रतिदिन विद्यालय
जाता है। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है, अंत में विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ये हम मान लेंगे आपकी प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इसमें कोई वो किंतु परंतु लेकिन का सवाल नहीं है। इसलिए यह क्या है, विधानवाचक या साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य है। अब निषेध वाक्य यानी जहां पर कार्य का निषेध हो, रुकावट हो, विरोध हो, उसे निषेध वाक्य कहते हैं। काम न करने या न होने का भाव प्रकट हो, काम न करने या न होने का भाव प्रकट हो, उसे निषेधवाचक कहते हैं। अब जैसे इसी से देखिए, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है। अब निषेध हो गया, नहीं जाता है, जहां पे न, नहीं, मत, न, नहीं, मत शब्द का प्रयोग होता है, उसे निषेधवाचक या निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। निषेधवाचक या निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। यह हो गया निषेधवाचक, ये प्रश्न, साधारण, विधानवाचक, निषेधवाचक। अब तीसरा आता है प्रश्नवाचक। जिस वाक्य के माध्यम से कुछ पूछा जाए तथा जिसके मूल में जिज्ञासा का भाव रहे, या तो कुछ पूछा जाए या तो उसके मूल भाव में कुछ जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा, जिज्ञासा का भाव रहता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इस वाक्य में क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों, किसका, किसकी, किसके, किनका आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। और अंत प्रश्नवाचक विराम चिन्ह के साथ होता है। अंत प्रश्नवाचक विराम चिन्ह के साथ होता है। जैसे प्रभात प्रतिदिन कहा जाता है। प्रभात प्रतिदिन कहा जाता है, या प्रभात कब विद्यालय जाता है, प्रभात कब विद्यालय जाता है, या कौन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ये देखिए कई प्रकार से इसमें बन जाता है। प्रभात प्रतिदिन कहा जाता है, या प्रभात कब विद्यालय जाता है, या कौन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। जहां पर जिज्ञासा हो, अरे प्रभात कब विद्यालय जाता है, ये जानने की इच्छा है, ये जानने की इच्छा है, या कौन विद्यालय जाता है। अब प्रभात प्रतिदिन कहाँ जाता है, जिस वाक्य में जिज्ञासा हो, क्या हो, जिज्ञासा हो, या कुछ पूछा जाए, वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब आता है चौथा, आज्ञावाचक। चौथा क्या आता है, आज्ञावाचक। जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति, जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति देने अथवा लेने का भाव प्रकट होता है। नोटिस कर लीजिएगा कि जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति देने या लेने का भाव प्रकट होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य या विधिवाचक भी इसको बोलते हैं। यह भी नोट कर लीजिए, विधिवाचक, आज्ञावाचक या इसको विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। किसे, जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति या आदेश देना या लेना, जैसे मैं बाहर जा सकता हूं, मैं वो अक्सर
मे आई कम इन सर, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये सब क्या है? आज्ञा देना या अनुमति देना। आपको बाहर जाना है या अंदर आना है, ये अनुमति दे, तो ये सब आज्ञावाचक वाक्य में है। किसमें होता है? आज्ञावाचक में। और आज्ञावाचक, अब आज्ञा में इसे आज्ञा आदेश कैसे करेंगे? तो आदेश करेंगे कि प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाया करो। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाया करो, ये आगे दिया जा रहा है कि भाई तुम प्रतिदिन विद्यालय जाया करो, तुम्हें यहां नहीं बैठना है, तुम यहां से दूर हो जाओ। ये सब आज्ञा या अनुमति जब लेने या देने की बात आता है, वहां पर आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहलाता है। अब उसके बाद आता है इच्छावाचक। क्या आता है? इच्छावाचक। जिस वाक्य में कर्ता की आकांक्षा, इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है। मेरी इच्छा है या आशीर्वाद, सदा खुश रहो, चिरंजीवी भव, मेरी इच्छा है कि वो पास हो जाए, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। किसे? कि जिस वाक्य में कर्ता की आकांक्षा, इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब इस सेंटेंस को इच्छावाचक में बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को इच्छावाचक में बनाने के लिए जो साधारण वाक्य है, जो वाक्य है, उस वाक्य से पहले मेरी इच्छा है कि जोड़ दीजिए। अपने मन में लिखिए मत, अपने मन में ही उसको जोड़ दीजिए कि मेरी इच्छा है कि। अब उसके बाद आप वाक्य को बनाएंगे। देखिए वो वाक्य इच्छावाचक में ही आ जाएगा। जैसे मेरी इच्छा है कि प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाए। मेरी इच्छा है कि प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाए। देखिए, लेकिन मेरी इच्छा को हमने लिखा नहीं, वो अपने मन के भाव का है। उसको वाक्य को बनाने से पहले आप रफ पे एक रफली नोट बना लीजिए कि मेरी इच्छा है कि, मेरी इच्छा है कि प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाए। अब इसको लिखे या ना लिखे, इसको लिखे या ना लिखे, ये दोनों बात बराबर है। इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी वाक्य सही है, लिखेंगे तब भी वाक्य सही है। तो अब लिखने के लिए मतलब इतना वाक्य ज्यादा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, इतना सब वर्ड ज्यादा लिखना पड़ेगा। जब कम लिखने से काम चल जा रहा है, क्या जरूरत है लिखने की, है? लेकिन उसको अपने मन में हमेशा विचार कर लीजिए, रफली एक नोट्स तैयार कर लीजिए कि मेरी इच्छा है कि। अब इससे क्या सेंटेंस बन सकता है, इससे इसका कौन सा रूप बन सकता है? मेरी इच्छा है कि प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाए। है? समझ में आया? अब आता है संकेतवाचक। क्या आता है? संकेतवाचक। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। एक वाक्य का होना, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर होना निर्भर करता है, उसे किसी शर्त के पूरा होने के बाद ही पूरा किया जाए। जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद ही हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के शुरू में अगर, यदि, तो लगे होते हैं, जिससे इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर, यदि, जब, तब, जैसे, तैसे इत्यादि शब्द लगे होते हैं। जैसे यदि प्रभात
प्रतिदिन विद्यालय जाता तो, अब देखिए ये सेंटेंस अधूरा है। अगर प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता तो, ये सेंटेंस अभी अधूरा है, क्योंकि हमने चूंकि इसी सेंटेंस हमने बनाने का निश्चय कर लिया कि इसी से हम ऑटो बना देंगे, इसीलिए बना रहे हैं, तो ये सेंटेंस अधूरा है, इसे नहीं बनेगा। अब तो यदि प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता तो क्या होता? या तो वह पास हो जाता, या तेज होता, या फेल नहीं होता। कुछ रीजन लगा है, कोई कारण, कोई शर्त है कि वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं गया तो क्या हुआ? इसकी परिभाषा में क्या है? इसकी परिभाषा में है कि क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, अथवा जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त को पूरा करने के बाद ही हो, किसी शर्त के पूरा करने के बाद यदि वह विद्यालय जाता तो शर्त क्या था कि पास हो जाता, लेकिन वो सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस अधूरा है। फिर भी हमने इसी से इसको समझाने का प्रयास आपको किया है कि यदि वह विद्यालय जाता तो। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सिंपल सा जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस से पहले यदि लगा दीजिए या अगर लगा दीजिए, यदि लगा दीजिए या अगर लगा दीजिए, और सेंटेंस को दो भागों में बांट दीजिए। सेंटेंस को दो भागों में बांट दीजिए, एक आश्रित हो जाता है, एक मुख्य हो जाता है, एक दूसरे पर निर्भर हो जाता है। वह होता है प्रतिदिन विद्यालय जाता तो। यह हो गया संकेतवाचक, क्लियर है? अब उसके बाद आता है संदेहवाचक। क्या आता है? संदेहवाचक। जिस वाक्य में काम पूरा होने में संदेह होने का भाव प्रकट हो, जिस वाक्य में काम पूरा होने में संदेह होने का भाव प्रकट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। काम पूरा होने में संदेह, आशंका, और यह वाक्य प्रायः शायद या संभवतः से शुरू करते हैं। शायद या संभवतः से, जो भी सेंटेंस दिया गया है उसके पहले शायद या संभवतः लगा दीजिए, वो बन जाएगा अपने आप। उसके पहले शायद या संभवतः लगा दीजिए, जैसे शायद प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है। प्रतिदिन विद्यालय जाता है। शायद प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है, या संभवतः प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है। सिंपल सा है। तब संदेह को शायद या संभवतः जोड़ देंगे, संकेतवाचक बनाना है, यदि तो या अगर तो जोड़ देंगे, इच्छावाचक बनाना है तो मेरी इच्छा है कि जोड़ देंगे, आज्ञावाचक बनाना है तो ओ, जो अंत होगा ओकार से, यानी ओ की मात्रा से होगा। अंत क्या से होगा? ओ की मात्रा से होगा। किसमें? आज्ञावाचक में। मेरी इच्छा है, ईश्वर करे तुम सफल हो जाओ, ईश्वर करे तुम सफल हो जाओ। उसका अंत हमेशा किससे होगा? ओ की मात्रा से होगा। किसमें? आज्ञावाचक। यहां से ध्यान देंगे। और बाकी प्रश्नवाचक आप सभी लोग जानते हैं, जहां पर के प्रश्नवाचक शब्द लेते हैं, प्रश्न पूछा जाए कि जानने की इच्छा हो, वहां प्रश्नवाचक होता है। निषेधवाचक भी आपको थोड़ा सा यही लगा। अब आता है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक यानी कि जिस वाक्य में विस्मय, विस्मय मीन्स आश्चर्य, विस्मय मीन्स क्या होता है? आश्चर्य, भय, हर्ष, शोक, दुख, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इसे उद्गारवाचक वाक्य भी कहा जाता है। उद्गार वाचक। देखिए कभी कभी पूछता है उद्गारवाचक है, विस्मयवाचक ने देखा कि उद्गारवाचक वाक्य किसे कहते हैं? क्या कर देगा? उद्गारवाचक वाक्य किसे कहते हैं, या यहाँ पर विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं, या यहाँ पर साधारण वाक्य किसे कहते हैं, इत्यादि पूछ सकता है। तो आप जानिए उद्गारवाचक वाक्य भी इसको कहते हैं।
जैसे अब इसको बनाने के लिए क्या करता है कि आ, अरे, वाह, छी, हाय, वाह, ओ इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है। अब हर्ष है यानी कि खुशी है तो वाह, आ, मजा आ गया। शोक है ओ, आ, दुख है तो है, घृणा तो छी, छी, आश्चर्य, अरे वाह, आश्चर्य, अरे वाह। तो आश्चर्य उसे विद्यालय जाने पर उसे आश्चर्य है कि हर्ष है कि शोक है कि घृणा है, छी, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है। जो पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले लोग क्या कहते हैं, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है। और जो उसके कार्य को देखकर कैसे, अरे वाह, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है? तो क्या वाह, वाह, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वाह, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वाह, अरे, हाय, ओ शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ आप भूल गए हैं तो कामा लगा दीजिए और लास्ट में विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो या तो यहाँ भूल गया तो कामा जरूर लगाना होगा, और नहीं तो यहीं पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दीजिए। जहाँ पे विस्मयादिबोधक शब्द लगते हैं उसी के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगते हैं और लास्ट पूर्ण विराम से तब होगा। लास्ट किससे होगा? पूर्ण विराम से होगा। क्लियर है? ये आपका आठवां पेज हो गया। आपकी लंबा वीडियो हो गया, देख लीजिए आप लोग और उसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, आप हमें फ़ोन करके या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके चैट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके, बाय।